आज हमारे सामने है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जनवरी 2026 का प्री बोर्ड अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र। हम इसे सिर्फ हल नहीं करेंगे बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स असल में काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद ये भी देखना है कि कुछ सवाल बार बार गलत क्यों होते हैं। हम हर सवाल के पीछे का लॉजिक समझेंगे ताकि ये गलतियां फाइनल परीक्षा में न दोहराई जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। खंड अ, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? विकल्प हैं क, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ख, उत्पादन किसके लिए किया जाए, ग, संसाधनों का पूर्ण रोजगार कैसे किया जाए, और घ, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या। तो इसका सही उत्तर है घ। अब देखो, यहीं पर छात्र सबसे पहली गलती करते हैं। अच्छा। हाँ, वो देखते हैं कि गरीबी और बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है, तो ये तो जरूरी होगी। लेकिन सवाल समस्या के बारे में नहीं है, सवाल केंद्रीय समस्या के बारे में है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की कोर समस्या। एग्जैक्टली। क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं, ये माइक्रो लेवल की मतलब बुनियादी समस्याएं हैं। गरीबी और बेरोजगारी अब वो मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र के मुद्दे हैं, पूरे देश के लेवल के। समझ गया, ये व्यष्टि और समष्टि के बीच के फर्क का सवाल है। ठीक है, प्रश्न 2 पर आते हैं। कीमतों के स्थिर रहने पर बजट रेखा में परिवर्तन किस कारण से होता है? और विकल्प है ए, मांग में परिवर्तन के कारण, बी, आय में परिवर्तन के कारण, सी, अधिमानों में परिवर्तन के कारण, डी, उपयोगिता में परिवर्तन के कारण। इसका सही उत्तर है बी, आय में परिवर्तन के कारण। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। देखिए, बजट रेखा को आप अपनी जेब समझिए। मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपए हैं। ठीक है। और चीजों की कीमतें फिक्स्ड हैं। अब अगर आपकी जेब में 100 की जगह 200 रुपए आ जाएं, तो क्या होगा? मैं ज्यादा चीजें खरीद पाऊंगा। से आपकी पूरी की पूरी खरीदने की क्षमता बढ़ गई, इसलिए बजट रेखा दाईं ओर खिसक जाएगी। एक मिनट, आपने खिसकना शब्द इस्तेमाल किया। मैंने सुना है कि ये घूमती भी है। ये दोनों में क्या फर्क है? छात्र इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और यही दूसरी बड़ी गलती होती है। जब सिर्फ आपकी आय बदलती है तो पूरी रेखा खिसकती है। लेकिन सोचिए, अगर आय 100 रुपए ही रहे पर सिर्फ एक चीज, मान लीजिए सेब, महंगे हो जाएं, अच्छा। तो आप उतने ही संतरे खरीद पाएंगे पर सेब कम खरीद पाएंगे। तब रेखा एक तरफ से अंदर की ओर रोटेट हो जाएगी। तो याद रखिए, आय बदले तो रेखा खिसकती है, कीमत बदले तो घूमती है। ये हुई ना बात, अभी हमेशा याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न 3, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्मों को होती है। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। पूर्ण प्रतियोगिता मतलब एक परफेक्ट मार्केट जहां बहुत सारे बेचने और खरीदने वाले हैं। तो लंबे समय में अगर कोई एक फर्म ज्यादा मुनाफा कमा रही है तो उसे देखकर और भी लोग वो बिजनेस शुरू कर देंगे। सही बात है। इससे क्या होगा? मुनाफा बढ़ जाएगा और वापस सामान्य लाभ पर आ जाएगा। मतलब जहां कुल कमाई टीआर और कुल लागत टीसी बस बराबर हो जाती है। और इस कंपटीशन में टिके रहने के लिए सबको सबसे सस्ते तरीके से उत्पादन करना पड़ता है। तो ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब दीर्घकाल में कोई अकेला राजा नहीं बन पाता, सब एक लेवल पर आ जाते हैं। दिलचस्प। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू एल, बी, एपी इज इक्वल टू टीपी प्लस एल। ये तो सीधा फॉर्मूले का सवाल है। हाँ। सी, दोनों ए तथा बी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही कथन है एटीपी इज इक्वल्स टू एपी इंटू एल। ये बहुत ही सीधा सा है, पर बच्चे प्लस माइनस में गलती कर देते हैं। टीपी मतलब कुल उत्पाद, एपी मतलब औसत उत्पाद, और एल मतलब लेबर या मजदूर। अगर एक मजदूर औसतन 5 शर्ट बनाता है और आपके पास 10 मजदूर हैं, तो कुल कितनी शर्ट बनेंगी? 5 गुणा 10 यानी 50। अब विकल्प बी में जोड़ का निशान है, जो पूरी तरह गलत है। ये वो सिली मिस्टेक्स हैं जो ध्यान न देने से होती हैं। बिल्कुल, ये तो गणित का बेसिक नियम है। अब प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण है? ए, बिजली का बिल, बी, कच्चे माल पर खर्च, सी, दैनिक श्रम की मजदूरी, डी, स्थायी पूंजी पर ब्याज। इसका सही जवाब है डी, स्थायी पूंजी पर ब्याज। ये कैसे? स्थिर लागत का मतलब है वो खर्चा जो आपको देना ही देना है,
चाहे आपका उत्पादन 0 ही क्यों ना हो। अच्छा। सोचिए आपने फैक्ट्री के लिए लोन लिया है। अब आपकी फैक्ट्री चले या न चले, बैंक का ब्याज तो हर महीने जाएगा, है ना? हाँ, वो तो देना ही पड़ेगा। बस वही स्थिर लागत है, जबकि कच्चा माल, बिजली का बिल, ये सब तो उत्पादन के साथ साथ घटते बढ़ते हैं, इसलिए वो परिवर्तनशील लागतें हैं। समझ गया। अगला सवाल, प्रश्न 6। निम्न में से किन स्थितियों में एमआर ऋणात्मक हो सकता है? एमआर यानी मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ, विकल्प है ए, जब एआर बढ़ रहा हो, बी, जब एआर घट रहा हो, सी, जब एआर स्थिर हो, डी, ऊपर दिए गए सभी। सही उत्तर है बी, जब एआर घट रहा हो। इसको ऐसे समझिए, एआर का मतलब है औसत आगम, जो असल में चीज की कीमत ही होती है। ठीक है। जब कोई दुकानदार ज्यादा सामान बेचने के लिए दाम घटाता है, मतलब एआर को कम करता है, तो एक पॉइंट तक तो उसकी कुल कमाई टीआर बढ़ती है। लेकिन एक सीमा के बाद दाम इतना कम हो जाता है कि ज्यादा बेचने पर भी कुल कमाई घटने लगती है। जिस पल कुल कमाई घटना शुरू होती है, उसी पल आपका सीमांत आगम यानी एमआर नेगेटिव हो जाता है। अब कुछ एक शब्द वाले उत्तर हैं। प्रश्न 7। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है और विकल्प हैं बाजार शक्तियों द्वारा, सरकार द्वारा। इसका उत्तर है बाजार शक्तियों द्वारा। सीधी सी बात है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का मतलब ही है सरकार दखल नहीं देगी, सब कुछ डिमांड सप्लाई पर चलेगा, बिल्कुल। जिसे हम कीमत तंत्र या प्राइस मैकेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 8। घटते बढ़ते अनुपात का नियम किस काल में लागू होता है? दीर्घकाल, अल्पकाल? ये नियम हमेशा अल्पकाल में लागू होता है। अल्पकाल में ही क्यों? क्योंकि इस नियम का सार ये है कि जब आप एक स्थिर चीज जैसे एक खेत पर परिवर्तनशील चीजें जैसे मजदूर बढ़ाते जाते हैं, तो उत्पादन एक हद के बाद गिरने लगता है। ये तभी हो सकता है जब कम से कम एक चीज स्थिर हो, और ऐसा सिर्फ अल्पकाल में होता है। देरकाल में तो आप खेत भी बढ़ा कर सकते हैं। सही। प्रश्न 9। जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान अनुपात में वृद्धि होती है, तब संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? संतुलित कीमत अपरिवर्तित रहती है, कोई असर नहीं होता। कोई असर नहीं। सोचिए बाजार में 100 खरीदार थे और 100 सेब। अब खरीदार भी 200 हो गए और सेब भी 200 हो गए, तो क्या कीमत बदलेगी? नहीं, अनुपात तो वही रहा। बिल्कुल। हर खरीदार के लिए अब भी एक सेब है। हाँ, बाजार का साइज बड़ा हो गया, लेकिन कीमत वही की वही रही। और अब खंड अ का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 10। अभिकथन और तर्क वाला। ये कंफ्यूजिंग होते हैं। अभिकथन ए है, जब बाजार में अतिरिक्त मांग होती है तो कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति होगी। और तर्क आर है, सरकार किसानों की आय को नियमित करने के लिए उच्चतम कीमत निश्चित करती है। यहाँ सही विकल्प सी है। मतलब ए तो सच है, पर आर गलत है। ए सच क्यों है? सीधी बात है, अतिरिक्त मांग मतलब अनार 1 बीमार 100। जब खरीदने वाले ज्यादा और चीजें कम हों तो कीमतें बढ़ेंगी ही। और आर गलत क्यों है? यहाँ शब्दों का खेल है। सरकार किसानों की आय बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है, जो बाजार कीमत से ज्यादा होती है। उच्चतम कीमत तो गरीब ग्राहकों के लिए होती है। दोनों का उद्देश्य बिल्कुल उल्टा है। तो ये थे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम खंड बा के लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11 में विकल्प है। पहला है, सीमांत आगम से क्या अभिप्राय है? सीमांत आगम मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। इसका सीधा मतलब है एक और चीज बेचने से आपकी जेब में कितने एक्स्ट्रा पैसे आए। कोई उदाहरण? मान लीजिए आपने 10 कप कॉफी बेचकर 1000 रुपए कमाए। 11वां कप बेचा तो कुल कमाई 1080 हो गई। तो वो जो एक्स्ट्रा 80 रुपए आए, वही आपका सीमांत आगम है। और इसका सूत्र? सूत्र है MRN = TRN यानी नई कुल कमाई में से पुरानी कुल कमाई घटा दो। ठीक है। और इसका दूसरा विकल्प है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की शर्त कौन कौन सी हैं? एक फर्म संतुलन में तब होती है जब वो सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रही हो। इसकी 2 शर्तें हैं और दोनों का एक साथ पूरा होना बहुत जरूरी है। छात्र अक्सर एक लिखकर छोड़ देते हैं। अच्छा, क्या है वो 2 शर्तें? पहली शर्त, MR = MC यानी सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो। मतलब आखिरी चीज बनाने का खर्चा और उससे हुई कमाई बराबर हो। और दूसरी शर्त, MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। इसका आसान मतलब ये है
कि संतुलन के बाद उत्पादन की लागत बढ़नी शुरू हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न 12। एक दिष्ट उपभोक्ता अधिमान मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है? ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ज्यादा मतलब बेहतर। ज्यादा मतलब बेहतर? हाँ, एक समझदार ग्राहक हमेशा उस ऑप्शन को चुनेगा जिसमें उसे किसी एक चीज की मात्रा ज्यादा मिल रही हो, बशर्ते दूसरी चीज कम ना हो रही हो। तो जैसे सिनेमा में पॉपकॉर्न अपग्रेड करना? बिल्कुल। जब आप 50 रुपए और देकर रेगुलर पॉपकॉर्न को जंबो में बदल लेते हैं, तो आप इसी एक दिष्ट अधिमान का उदाहरण बन जाते हैं। प्रश्न 13 में भी 2 विकल्प हैं। पहला है, मांग में स्थिर रहने पर पूर्ति में होने वाले परिवर्तन का संतुलन कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव को सचित्र समझाइए। यहाँ हमें एक ग्राफ सोचना होगा। एक्स अक्ष पर मात्रा, वाई अक्ष पर कीमत। अब सोचिए, टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई, मतलब सप्लाई बढ़ गई, तो पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है। नतीजा, कीमत कम हो जाएगी और मात्रा बढ़ जाएगी। इसके उलट अगर फसल खराब हो गई तो पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकेगा। नतीजा, कीमत बढ़ जाएगी और मात्रा घट जाएगी। तो पूर्ति और कीमत में उल्टा रिश्ता है। बिल्कुल। और इसी प्रश्न का दूसरा विकल्प है, संतुलन कीमत क्या होती है, ये कैसे निर्धारित होती है? संतुलन कीमत वो जादुई कीमत है जिस पर खरीदार जितना खरीदना चाहते हैं, बेचने वाले उतना ही बेचना चाहते हैं, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। मतलब डिमांड और सप्लाई बराबर? एग्जैक्टली। दी गई तालिका में जब कीमत 3 रुपए है तो मांग और पूर्ति दोनों 30 इकाइयां हैं। यही संतुलन कीमत है। अगर कीमत 5 रुपए हो जाए तो बेचने वाले ज्यादा माल ले आएंगे, पर खरीदने वाले कम खरीदेंगे। बाजार में माल फालतू पड़ा रह जाएगा और फिर कीमतें वापस नीचे आ जाएंगी। हाँ, बाजार खुद ब खुद अपनी सही कीमत ढूंढ लेता है। अब खंड ब का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 14। निम्न तालिका को पूरा कीजिए। इसमें हमें टीवीसी और एवीसी निकालना है। इस तरह की टेबल का मकसद सिर्फ गणित चेक करना नहीं होता। इसका मकसद ये दिखाना है कि लागतें कैसे काम करती हैं। गणना बहुत सीधी है। टीवीसी यानी कुल परिवर्तन लागत निकालने के लिए एमसी यानी सीमांत लागत को जोड़ते जाइए। जैसे 2 इकाइयों पर 40 + 30 यानी 70। बिल्कुल। और 3 इकाइयों पर 70 + 35 यानी 105। और एवीसी यानी औसत परिवर्तन लागत निकालने के लिए टीवीसी को मात्रा से भाग दे दीजिए। तो 2 इकाइयों पर एवीसी होगा 70/2 यानी 35। सही। और 3 पर 105/3 वो भी 35। लेकिन 4 पर 144/4 वो 36 हो गया। देखिए, औसत लागत पहले स्थिर रही और फिर बढ़ने लगी। यही पैटर्न समझना जरूरी है। तो अब अंतिम खंड, खंड स, बड़े प्रश्न। प्रश्न 15 का पहला विकल्प, नियंत्रण कीमत तथा समर्थन कीमत का अर्थ लिखिए। ये सरकार के 2 बड़े हथियार हैं बाजार को कंट्रोल करने के। नियंत्रण कीमत? नियंत्रण कीमत का मतलब है अधिकतम सीमा। सरकार कहती है कि इस जरूरी दवाई को 100 रुपए से ज्यादा में नहीं बेच सकते। इसका मकसद गरीब ग्राहकों की मदद करना है। और समर्थन कीमत? समर्थन कीमत इसका उल्टा है। ये न्यूनतम सीमा है। सरकार किसानों से कहती है कि हम आपसे गेहूं कम से कम 2000 रुपए क्विंटल में खरीदेंगे। इसका मकसद किसानों को बचाना है। तो एक ग्राहकों के लिए, एक उत्पादकों के लिए। बिल्कुल। और प्रश्न 15 का दूसरा विकल्प है, एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में न तो कोई एक खरीदार कीमत तय कर सकता, न कोई एक बेचने वाला। तो कौन करता है? कीमत पूरे उद्योग की कुल मांग और कुल पूर्ति की लड़ाई से तय होती है। ग्राफ में जहां बाजार का मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, वही संतुलन कीमत होती है। और हर छोटी फर्म को उसी कीमत को मानना पड़ता है। इसीलिए उसे कीमत स्वीकारक कहते हैं। सही। अगला प्रश्न, प्रश्न 16 मांग के नियम से जुड़ा है। जी। पहला विकल्प है मांग का नियम। मांग का नियम तो हम सब जानते हैं। टमाटर सस्ते होते हैं तो ज्यादा खरीदते हैं, महंगे होते हैं तो कम। बस यही है। हाँ, अर्थशास्त्र की भाषा में अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। बस यही नियम है। और इसका दूसरा विकल्प एक प्रैक्टिकल सवाल है। कीमत 4 से 5 हुई और मांग 20 से 10 हो गई। कुल व्यय विधि से लोच बतानी है। कुल व्यय विधि बहुत आसान है। बस ये देखो कि ग्राहक की जेब से कुल कितना पैसा गया। तो पहले 4 × 20 यानी 80 रुपए गए। सही। और बाद में 5 × 10 यानी 50 रुपए गए।
अब देखिए, कीमत बढ़ी लेकिन कुल खर्च घट गया। 80 से 50 हो गया। जब कीमत और खर्च में ऐसा उल्टा रिश्ता हो तो इसका मतलब है कि मांग बहुत संवेदनशील है, यानी इकाई से अधिक लोचदार है। और अब इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, प्रश्न 17। पहला विकल्प है पूर्ति का विस्तार तथा पूर्ति में वृद्धि में अंतर। छात्र इसमें बार बार गलती करते हैं। हाँ, क्योंकि दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। पूर्ति का विस्तार तब होता है जब सिर्फ कीमत बढ़ने से दुकानदार ज्यादा माल बेचता है। इसमें हम उसी पूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर चलते हैं। ये एक ही सड़क पर आगे बढ़ने जैसा हुआ। बिल्कुल, लेकिन पूर्ति में वृद्धि तब होती है जब कीमत तो वही है, पर किसी और कारण से, जैसे नई टेक्नोलॉजी, दुकानदार अब ज्यादा माल बेचना चाहता है। इसमें पूरा का पूरा पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। यह एक नई सड़क बनाने जैसा है। एक गति है, दूसरा खिसकाव। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और अब अंतिम भाग, प्रश्न 17 का दूसरा विकल्प। कुल लागत, औसत लागत तथा सीमांत लागत और उनके बीच का संबंध। ये किसी भी फर्म के लिए 3 सबसे जरूरी नंबर है। कुल लागत है कुल खर्चा, औसत लागत है हर चीज को बनाने का औसत खर्चा, और सीमांत लागत है एक और एक्स्ट्रा चीज बनाने का खर्चा। इनके बीच का रिश्ता एक क्लासरूम जैसा है। सोचिए, एसी क्लास के औसत नंबर है और एमसी नया बच्चा है। अच्छा, ये दिलचस्प है। अगर नए बच्चे के नंबर एमसी औसत से कम है तो वो पूरी क्लास का औसत एसी नीचे खींच देगा। तो जब तक एमसी एसी से कम, तब तक एसी गिरती है। और अगर बराबर है? अगर नए बच्चे के नंबर एमसी ठीक औसत के बराबर है तो औसत एसी अपने न्यूनतम बिंदु पर होगा। और अगर नया बच्चा टॉपर है? अगर उसके नंबर एमसी औसत से ज्यादा है तो वो पूरी क्लास का औसत एसी ऊपर उठा देगा। तो जब एमसी एसी से ज्यादा, तब एसी बढ़ने लगती है। एमसी वक्र हमेशा एसी वक्र को उसके सबसे निचले बिंदु पर ही काटता है। छात्र हित में ये वीडियो बनाने के लिए मुकेश कुमार जैन जी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, का धन्यवाद।